स्वागत करता हूं अपने सभी प्यारे साथियों का जीपी ऑनलाइन क्लासेस में। एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपको सफलता की ओर लेके जाए। अब देखिए क्या है, आज हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सर्कल में जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और उसका उत्तर देंगे। देखिए, अटेम्प्ट करने से आपकी स्पीड बनेगी और आप में खुद भी एक प्रतिस्पर्धा अंदर से आएगी। जो होना, हेल्दी कंपटीशन होना हमेशा जरूरी होता है। ठीक है, तो पूरे जोश और उत्साह के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 करना है यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन बॉड मास का नियम लगाते हुए। तो सभी करना स्टार्ट करें, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब काफ़ी कम समय बचा है आप सभी के पास। ठीक, तो आप जितनी अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं उतना कीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप केवल होल नंबर्स वाले क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन ही करते रह जाएं। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ें गलत कम होंगी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी, करना था हमें इसे सॉल्व। करते हैं। बॉड मास लिखा साइड में। अब देखिए, ब्रैकेट है आपके पास। सबसे पहले इसके अंदर के एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर भी सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा डिवीजन। तो 16/2 ये कितना हो जाएगा, 32/2 ये हो जाएगा 16। तो अब अंदर बचा आपके पास 15 गुणा 16 गुणा 5। और बटे में क्या था, बटे में था 75। तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। 15 गुणा 16 गुणा 5 और बटे लगा दीजिए 75। ठीक है, ये ऊपर के जो सारे नंबर्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन में थे, नीचे बटे में क्या है 75। तो 15 बचे 75, 5 से 5 भी कट गया, रह जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। अब अगेन आपके पास क्या है, सिंपलीफाई करना है बॉड मास का नियम लगाते हुए। लिखा हमने बॉड मास और लग जाते हैं काम पे। ब्रैकेट है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, 6 + 1 ये हो गया 7। इसके पहले 25 माइनस 3 गुणा 7 और बटे में था 4 प्लस का 9। 7 दिया हो गया 21। 25 में से 21 जाएगा तो बचेगा क्या, 4। ये वाला ब्रैकेट हो गया खत्म, सॉल्व हो गया। 4/4 और प्लस का 9। 4/4 हो जाएगा 1, 1 + 9 हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही जवाब। चलिए इसे हल कीजिए। परसेंटेज का बहुत मामूली सा सवाल। देखिए, जब नंबर दिया जाए, इंटीजर वैल्यू दी जाए और पूछा जाए कि इसे आप परसेंटेज के तौर पर व्यक्त करें, तब आप क्या करिए, सीधा गुणा करिए 100 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 गुणा 100 और लगा दीजिए परसेंटेज का साइन, तो ये बन जाएगा 350%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 80। एक स्टोर किसी उत्पाद पर 12% की छूट देता है। यदि मूल कीमत 8,000 रुपए है तो बिक्री मूल्य क्या है। आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है ना। आपको डिस्काउंट यानी आप बोल सकते हैं मार्क्ड प्राइस दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। देखिए, आपको दिया गया है मार्क्ड प्राइस, कितना है 8,000, और डिस्काउंट दिया गया है 12%। तो मार्क्ड प्राइस पे जब भी आप डिस्काउंट हटाएं
या डिस्काउंट आप उसमें डिडक्ट करें, घटाएंगे, तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, है ना। जैसे आप मॉल गए, 1000 रुपए किसी टी शर्ट का प्राइस था और आपको दिया लिखा गया था कि डिस्काउंट है 40% का, सपोज कीजिए, तो आप क्या 1000 रुपए देकर आएंगे? नहीं, आप डिस्काउंटेड प्राइस अदा नहीं करेंगे, उसके अलावा जो प्राइस बचता है आप केवल उतना पैसा देंगे। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बन जाएगा 8000। चूंकि 12% का डिस्काउंट था, यानी 100 में से 12 घटाइए, 88% रुपए इतना पैसा दिया जाएगा, 0 से 0 कट, और 8 अठाई 64, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 7040 रुपए। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे, चलिए इसे हल कीजिए। एक दुकान का मालिक एक वस्तु 80 रुपए में खरीदता है और 64 रुपए में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये सब एकदम लाइट क्वेश्चंस हैं। किसी भी चैप्टर के जो पहली क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये उस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाएं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, है ना, जिन्हें आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। 80 कॉस्ट प्राइस, 64 सेलिंग प्राइस, 20% का क्या होगा? लॉस। ठीक है, लॉस परसेंटेज, जितने रुपए का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस 80 था, सेलिंग प्राइस 64 था, सीधा दिख रहा है नुकसान कितने का है? 80 माइनस 64, यानी कि 16 रुपए का। और जो भी लाभ या हानि होती है, ये क्रय मूल्य पर होती है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो हम बेस क्या लेंगे? कॉस्ट प्राइस को। तो 16/80 गुणा 100, आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 20%। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे। एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया कि एक मशीन 15% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 540 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 24% का लाभ होता। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, आपको ये बताया गया है कि मशीन जो है ना, वो 15% लाभ पर बेची जाती है। फिर बोला गया, अगर 24% लाभ में बेचते तो 540 रुपए अधिक कीमत हो जाती। किसकी? मशीन की। कॉस्ट प्राइस आपका सेम है, कॉस्ट प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, जो भी किया जा रहा है वो सेलिंग प्राइस पर किया जा रहा है। तो मैंने माना कि अगर हमारा 24% प्रॉफिट होता और 15% प्रॉफिट होता, दोनों में अंतर कितने परसेंट का? आप कहेंगे अंतर है 9% का। और प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है, और ये कितने के बराबर है? तो अगर मैं 24% लाभ और 15% लाभ, इन दोनों के बीच की तुलना करूं, तो ये 9% लाभ के बराबर है ना। अंतर कितने का? 9% प्रॉफिट का, ये 540 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 540/9, यानी ये हो जाएगा 60 के बराबर, 60 रुपए के बराबर। और अगर सीपी बताना है, यानी 100% की वैल्यू बताना है, जो हो जाएगी 60 गुणा 100, यानी 6000 रुपए। बिना पेन चलाए भी आप इसे आसानी से कर सकते थे। केवल आप यहाँ पे देखते, दोनों प्रॉफिट परसेंटेज में अंतर कितना? 9% का। ये हो गया 540 के, एक बराबर 60 के, 100 बराबर 6000 के।
आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे। चलिए एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके सामने है, और इस टाइप के प्रश्न हमने लगभग पीवाईक्यूज में 50 बार से ज्यादा किए होंगे, है ना। जिन्होंने 21, 22, 23 और ये 24 लगातार जो देख रहे हैं, सबने देखा होगा कि इस टाइप के प्रश्न मोर देन 50 टाइम्स आए ही हैं, है ना। इस पे सभी अपना जवाब इस क्वेश्चन नंबर 83 पे ऑप्शन लिख के दें। अगर ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो लॉस है या प्रॉफिट है ये भी बताएं। देखिए इसे मैं आपको जैसा मैंने चैप्टर क्लासेस में कराया है उससे भी बताऊंगा और एक नॉर्मल विधि से भी बताऊंगा, है ना। जो हमने चैप्टर में देखा है इस टाइप के प्रश्न को, वो हमने देखा है इस सिंपल से फॉर्मूले से, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर x माइनस वाई अपॉन वाई गुणा 100, जहां पर x होता है क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट प्राइस, y सेलिंग प्राइस, इनकी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो ये है सीपी के रेफरेंस में और ये है एसपी के रेफरेंस में, यानी 40 सीपी बराबर है 50 एसपी के। अब इसे रख दीजिए, ये हो गया x, ये हो गया y, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला था हमारा, अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आई यानी प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वैल्यू निगेटिव आई तो हमें हो रहा है लॉस। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर ये हो जाएगा 40 माइनस वाई यानी कि एसपी 50/50 गुणा 100, ये हो जाएगा माइनस का 10/50 गुणा 100। 50 से चला गया 2 बार में, माइनस का 10 गुणा 2 हो गया माइनस का 20, माइनस यानी लॉस, यानी यहां पर हमें हो रहा है 20% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारे फॉर्मूले के थ्रू। अब देखिए, अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि चीजें यहां पर क्या हो रही हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूले के थ्रू हो गया। अब यहां पर देखिए, आपसे बोला गया 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। आप इसे चाहें तो ऐसा भी 0 से 0 काट सकते हैं, 5 एसपी बराबर 40 सीपी के, या फिर 0 हट गया ना, आप इसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को नीचे ले जाइए, है ना, यानी सीपी अपॉन एसपी कर दीजिए। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एसपी यहां ले आया तो ये चला जाएगा यहाँ, सीपी कितना आ गया 5, एसपी आ गया 4। तो अगर किसी 5 रुपए की वस्तु को हम 4 रुपए में बेचें तो कितने का नुकसान होगा। आप कहेंगे नुकसान होगा 1 रुपए का, और किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 5 पे, गुणा 100, कितना बन गया 20%, तो लॉस हो गया 20% का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, एक और साधारण ब्याज का प्रश्न। बोला गया है ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6,000 रुपए तथा सी को 4 वर्ष के लिए 1,500 रुपए उधार दिए, तथा दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त किए। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप यहां पर दो चीजें देख रहे हैं, है ना, कि ए ने बी को दिया है रुपए और सी को दिया है, यानी ए ने क्या किया, दो व्यक्तियों को पैसे दिए हैं उधार। एक को दिया है 6,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, सी को दिया है 4 वर्ष के लिए और 1,500 रुपए। यानी यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें प्राप्त हैं,
आपको पता है ये है प्रिंसिपल, ये है टाइम। फिर एक ये है प्रिंसिपल और ये है टाइम। ठीक है, किसके किसके लिए? बी और सी के लिए। आपको अपना फॉर्मूला पता है जो आपने बचपन में ही रट लिया था। क्या था वो? वो था साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, ये तो सभी को मालूम है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यानी हमें ए जो है ना, इसे बी से और सी से दोनों से जो ब्याज मिल रहा है कुल मिलाकर वो 900 रुपए है। तो अब हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला लगा देंगे। बी के लिए प्रिंसिपल कितना? 6000 रुपए। रेट हमें निकालना है तो हम रेट को क्या रख देते हैं? आर। ठीक है, आर। टाइम कितना है? टाइम है 2 वर्ष का। और देखिए रेट हमने इसलिए आर रखा है क्योंकि दोनों जगह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो सेम है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था इसलिए मैंने यहां पर रखा आर। और बटे हो जाएगा 100 प्लस ये तो हमें बी से प्राप्त होगा, बी से मिलने वाला ब्याज ये। अब सी से मिलने वाला ब्याज क्या होगा? तो ये होगा पी आर टी अपॉन 100। सी के लिए प्रिंसिपल 1500। रेट चूंकि दोनों जगह सेम था बी और सी के लिए, आर रख दिया। टाइम था 4 वर्षों का बटे 100। और ये दोनों ब्याज मिलाकर 900 रुपए के बराबर। तो ये हो गया 900 के बराबर। अब फटाक से कर लीजिए कैलकुलेशन। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 60 दूनी 120 आर प्लस ये हो जाएगा 15 चौके 60, 60 आर बराबर 900 के। 180 आर बराबर हो गया 900 के। आर बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%, 5%। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 86। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगातार आपके पास आ चुका है साधारण ब्याज का। इसे देखिए, यहां पर भी ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं। देने वाला पर्सन ए ही है, लेने वाले बी और सी। बोला गया ए ने बी को 3 वर्ष के लिए 12% रेट पर 8000 रुपए उधार दिए। फिर ए ने सी को 2 वर्ष के लिए समान दर पर 12,000 रुपए उधार दिए। 2 वर्ष के लिए 12,000 समान दर। ठीक है, बी और सी दोनों से ए को प्राप्त कुल ब्याज 6480 रुपए है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा स्टेटमेंट में क्या है, गड़बड़ी है। गड़बड़ी, अगर यहाँ पे समान दर होती, ये समान दर नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? सी के लिए। अगर सी के लिए भी समान दर हो गई यानी 12% हो गई तो ये क्वेश्चन जायज ही नहीं था। सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाता कि 12% रेट ही क्या हो जाता? ब्याज। क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है 12% और समान दर। एक बार आप क्या करिए, क्रॉस चेक कीजिए, दोनों से साधारण ब्याज की गणना कीजिए और जोड़िए। क्या ये 6480 रुपए के बराबर है? अगर ये 6480 रुपए के बराबर नहीं है यानी जो सी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ और है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 3 साल और 12% रेट यानी 36% यहाँ से हमें ब्याज मिलेगा। 8000 का 36% हो जाएगा 36 गुणा 80। ये हो गया 0, 8 छंग 48, 8 तियां 24 और 4 28, 2880 रुपए। ठीक है, और एक बार अब हम गणना करते हैं किस पे? 12,000 पे। 12,000 और समय है 2 वर्ष का और ब्याज की दर कितनी थी? सेम बोल रहा है यानी 12%। तो 12 दूनी 24 बटा 100 तो ये हो जाएगा कट।
120 गुणा 24, तो 24 जीरो 0, 24 दूनी 48, कैरी 4, 24 एक कम 24 और 4 28। यहाँ से क्या है देखिए 2880 और 2880, इनका योग आपको मिलेगा 6400 के बराबर तो नहीं मिलेगा। यानी ब्याज दर क्या होगी सी के लिए कुछ और होगी, क्योंकि जब आपने दोनों को जोड़ा तो 28 दूनी 56 और 8 दूनी 16, ये तो 5760 रुपए हो रहा है कुल ब्याज। तो अगर कुल ब्याज 5760 हो रहा है, प्रश्न में बोला गया है 6480, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी के लिए ब्याज दर क्या है, कुछ और है, और वही प्रश्न में पूछी जा रही है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। क्योंकि बी के लिए क्वेश्चन में दिया गया है 12%, तो ये जो समान दर है ना, इसे हटा दीजिए। बी के 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपए उधार दिए गए। बी और सी दोनों से ए को प्राप्त कुल ब्याज 6480। अब हम करेंगे ब्याज की गणना, ठीक है। तो देखिए, हमने अभी निकाला था कि बी से 2880 रुपए प्राप्त हुआ ब्याज, तो सी से कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो सी से ब्याज प्राप्त होगा, ए को 6480 में से हम घटा देंगे 2880, तो सी से प्राप्त ब्याज हमें मिला कितना? 3600 रुपए। 3600 रुपए ब्याज मिल रहा है सी से। तो यहां से अब आप निकाल लीजिए सी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, अभी निकाला 3600 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल था सी का 12,000 और टाइम था 2 वर्ष। 0 से 0 और 1 0 से 1 0, 12 तिया 36, 30 बटे 2, ये हो जाएगा 15। रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 15%। किसके लिए? सी के लिए। सी के लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए क्या है, क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा हमें क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है ना। यहाँ पर समान दर लिख दिया। अब अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा, है ना, वो सीधा इस समान दर को देखते हुए ऑप्शन नंबर सी 12 करके आगे बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बेफालतू का कैलकुलेशन कोई नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 89, इस पर आइए। बोला गया 10 आदमी एक काम को 12 दिन में, 20 आदमी उसी काम को 120 बटे 20 6 दिन में। ठीक है, 10 गुणा 12 बराबर 20 गुणा नंबर ऑफ मैन, तो 20 छक्के हो जाएगा 120। देखते ही साथ हल करने लेने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक लड़का अपने घर से 3 की रफ्तार से स्कूल जाता है और 2 की रफ्तार से वापस आता है। यदि उसे जाने और आने में 5 घंटे लगते हैं, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी। देखिए यहां पर क्या बोला गया, आपको बोला गया कि जो लड़का है वो घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है ना। मान लीजिए स्कूल है, तो घर और स्कूल, जाते टाइम स्पीड है 3 की, लौटते टाइम स्पीड है 2 की। लेकिन घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। यानी घर से जब जा रहा है स्कूल तक जा रहा है, और स्कूल से जब आ रहा है तो 2 की गति से आ रहा है, यानी दोनों ही स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, जो स्पीड लेते हैं वो एवरेज स्पीड लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम,
और स्पीड यहाँ पर एवरेज वाली स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब दोनों चाल से सेम दूरी तय की जाए तब क्या होती है, 2xy 2 गुणा 3 गुणा 2 बटे x प्लस वाई, यानी दोनों स्पीड का योग, और गुणा टाइम, टाइम लग रहा है 5 घंटे, और ये जो डिस्टेंस है ये कुल दूरी होती है ना, कुल दूरी। तो टोटल डिस्टेंस हमारी इतनी आ गई, 5 से 5 कट गया, 4 तियां 12। तो कुल दूरी अगर 12 किलोमीटर है, यानी घर से स्कूल और स्कूल से घर, ये टोटल 12 किलोमीटर हो, तो केवल घर से स्कूल इसका आधा हो जाएगा। तो घर से स्कूल तक की दूरी हो गई कितनी, 12/2, 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पहले गया, फिर वापस 6 किलोमीटर आया, टोटल डिस्टेंस बनी 12। आइए क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए, बेसिकली स्पीड एंड डिस्टेंस आप इसे अगर अपने रियल लाइफ से कोरिलेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाते होंगे, है ना, हमारे ज़्यादातर साथी। अब अगर आप उसे अपने रियल लाइफ से क्या करें, तुलना करें, या उसी से मतलब उसी से कंपेयर करने की कोशिश करें, उसी से आप समझें, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी से हल कर लेंगे बिना पेन चलाए। जैसे एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 में आधी दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्वेश्चन में क्या-क्या समझ सकते हैं? आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को 6 किलोमीटर जाना है, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, और 45 मिनट में तय करना है। टोटल टाइम जो है वो 45 मिनट है। ये तो हो गई हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें कि डिस्टेंस 6 जाना था कुल, और समय 45 मिनट में जाना था। अब क्या-क्या चीज़ें हुई? बोला गया, यदि वह कुल समय के 2/3 में, कुल समय है 45 मिनट, 45 मिनट का 2/3 भाग तो गुणा 2/3, तो ये हो गया 15 दूनी 30, यानी 30 मिनट में आधी दूरी तय करता है। टोटल 6 किलोमीटर था, तो 6 किलोमीटर का आधा हो गया 3 किलोमीटर, यानी व्यक्ति 30 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, शेष दूरी निकालता हूँ। ठीक है, शेष दूरी वो हो जाएगी 6 में से 3 चली जा चुकी है, तो 3 किलोमीटर हमें जाना है, और शेष समय टोटल 45 मिनट था, 45 मिनट में 30 मिनट हमारे खत्म हो चुके, तो 45 माइनस 30, यानी ये 3 किलोमीटर अब हमें जाने हैं 15 मिनट में, 15 मिनट में। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी जानी है 3 किलोमीटर, समय आपको दिया है 15 मिनट में, और समय हम क्या लेते हैं, अगर दूरी किलोमीटर में ली है तो समय आपको लेना पड़ेगा आवर्स में, घंटे में। तो 15 मिनट यानी 15/60, 60 चला जाएगा ऊपर, 15 रह जाएगा नीचे, 3 गुणा 60/15, 15 चौके 60, 3 चौके 12। स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप यहीं से बता सकते थे, कहाँ से, कि व्यक्ति को कितना बचे हुए 15 मिनट में 3 किलोमीटर जाना है। तो अगर मैं 15 मिनट में 3 किलोमीटर जाऊं, तो 15 चौके 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 15 चौके 60, तो यहाँ पर भी गुणा कर देते 4 से, 3 चौके 12, 60 मिनट में 12 किलोमीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 93 पे। यूनिटरी मेथड का प्रश्न है।
9 डब्बों की कीमत, अच्छा 9 डब्बों का वजन 27 केजी, 15 डब्बों का वजन 15 तियां 45। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 बॉक्स का 27, चाहे तो एक बॉक्स का निकाल लें, 27/9 ये हो जाएगा 3, तो 15 बॉक्स का हो जाएगा 15 गुणा 3 45। बाकी इस पे पेन चलाना तो तौहीन है, पर कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 94 पे। बोला जा रहा है, एक किले में 4000 सैनिक के पास 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन कुछ सैनिकों को दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिया गया और भोजन 50 दिनों तक चला। कितने सैनिकों को स्थानांतरित किया गया? है ना, देखिए यहाँ पे क्या होगा। हमारे पास पहले टोटल राशन कितना था? 4000 सैनिक के लिए 40 दिनों का भोजन, ये हो गया हमारे पास कुल, मतलब टोटल फूड। अब कुछ सैनिक चले गए, हमें नहीं पता कि अब सैनिक कितने हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन m रख सकते हैं, या फिर आप 4000 माइनस m भी रख सकते हैं कि टोटल इतने थे, कुछ लोग चले गए तो 4000 माइनस m, जो आपका मन करे आप वो रख सकते हैं। अगर आप ये 4000 माइनस m रखेंगे तो आपको सीधा क्या उत्तर मिलेगा? स्थानांतरित होने वालों की संख्या, स्थानांतरित होने वालों की संख्या सीधा ये मिल जाएगा। और अगर आप m रखेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे m रखा है, तो नंबर ऑफ मैन m, और 50 दिन तक भोजन चला, तो ये खाना 50 लोगों के लिए चल गया। तो इसे क्या कर दीजिए, 4000 गुणा 40/50 बराबर m। तो 0 से 0 काट दिया, 5 से ये चला गया 8 बार में, 8 चौके 3200 लोग। तो अगर 3200 लोग ये खाना खाएं तो 50 दिनों तक चलेगा। तो स्थानांतरित हुए व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 4000 में से 3200 घटाने पड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 800 लोग। ये 800 लोग स्थानांतरित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 औसत का प्रश्न है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि व्यक्ति का 10 पारियों का कुछ औसत था, ठीक है, और उसके बाद 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? उसने बनाए 108 रन, ठीक है। और जब उसने इतने रन बनाए तो उसका औसत कितने से बढ़ गया? उसका औसत बढ़ गया 8 रन से। ठीक, इतनी बात समझे आप? इतनी बात समझे? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीधा आप ये देख लीजिए कि अगर उसने 108 रन बनाए तो जितने रन उसने बनाए हैं 108, उसमें से 10 पारियों का औसत कितना बढ़ गया? 10 पारियों का औसत बढ़ गया 6 रनों से, है ना। अगर मुझे औसत बताना हो 11वीं पारी का, सीधा आप क्या कर सकते हैं, 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी का औसत कैसे निकाल लेंगे? जितने रन उसने बनाए हैं 11वीं पारी में 108, उसमें से आप क्या करिए, घटा दीजिए क्या चीजें। तो जितनी पारियों, 10 पारियों की बात की गई थी और औसत बढ़ गया 6 से, तो 10 गुणा 6, इतना ही उसका औसत होगा 11 पारियों के बाद। तो 108 माइनस 60, 11वीं पारी के अंत में उसका औसत हो जाएगा 48। यहां पर मैंने किया क्या है, अब इसे सुनिए। चूंकि उसने 108 रन बनाए, ये तो प्रश्न में दिया था, लेकिन औसत अगर 6 से बढ़ रहा है तो इस 108 रन में से कितने रन उसके यूज हो जाएंगे औसत को बढ़ाने के लिए, हमने इसकी गणना की है
कि अगर मैं 6 पारियों का औसत 10 से बढ़ाऊं तो मुझे 60 रन केवल औसत बढ़ाने में लग गए। इसके बाद जो रन बचे वही मेरा औसत कहला जाएगा। तो यही यहाँ पर हुआ है कि 108 रन उसने बनाए थे और 10 गुणा 6, 10 पारियों का औसत 6 से बढ़ाने के लिए मुझे 60 रनों की आवश्यकता होती। ये 60 रन मेरे कट गए। अब जो रन बचे वही मेरा औसत बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 48। अगर आपसे पूछा जाता कि 10 पारी का औसत कितना, तो आप 6 घटा देते। तो 10 पारियों का औसत बनता 42। 11वीं पारी का औसत उससे 6 ज्यादा कितना बन गया? 48। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।